नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। सभी अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे मेरे साथ और धकाधक क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़। आप लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? छत्तीसगढ़ का इतिहास, है कि नहीं? प्राचीन इतिहास, उसी को आज आगे ले जाएंगे। अच्छा, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपको पता है कितने भागों में बांटा गया छत्तीसगढ़ के इतिहास को? 3 भागों में। प्राचीन छत्तीसगढ़, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ और आपका आधुनिक छत्तीसगढ़। स्पष्ट है? सिंपल याद रखना। प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास को 2 मिनट में ऊपर ऊपर एक नज़र दौड़ा लो। याद करो, प्राचीन छत्तीसगढ़ को मैंने पढ़ाया था, किससे शुरुआत किया था? वैदिक काल से। याद आ रहा है कुछ? वैदिक काल के 2 पैर। आप लोग कितने पैर हैं? 4। मारूंगा मुटका, है ना? 2 पैर, ठीक है। हाँ, 4 पैर में चलते हो गए तो। हाँ होता है, कोई बात नहीं। चलो, तो वैदिक काल के कितने पैर है? 2 पैर है। एक ठोक इसका टूट गया है ना? ये एब्सेंट है आपका। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आपका प्रेजेंट है। पढ़े हो ना उत्तर वैदिक काल से? उसके बाद आप लोग क्या पढ़े वैदिक काल के बाद? महाकाव्य काल। इसके कितने पैर हैं? 2 पैर। क्या क्या पढ़े हो इसके अंदर बताओ? रामायण और काल और महाभारत काल। उसके बाद क्या पढ़े आप लोग? महाजनपद काल। आपको याद नहीं? इसके 2 पैर। कौन से 2 धर्मों के बारे में पढ़े आप लोग? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके बाद क्या आ जाता है आपका? राजवंश। तो राजवंश भी 2 टाइप का है, आपको ध्यान रखना है। एक आपका स्थानीय राजवंश या क्षेत्रीय राजवंश, या उसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का राजवंश। और दूसरा आपका राष्ट्रीय राजवंश, यानी कि नेशनल लेवल के ऐसे डायनेस्टी जिन्होंने छत्तीसगढ़ के अलावा और भी भारत के अनेक क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित किया, उसको बोलेंगे क्या? राष्ट्रीय राजवंश। ये हो गया आपका प्राचीन। कितना ही पढ़ना है। मध्यकालीन में 5 राजवंश के बारे में पढ़ना रहता है और प्लस मराठा के बारे में कुछ पढ़ना रहता है, ठीक है। बाकी आधुनिक में तो ऐसा है, उलान बाटी खाते रहते हैं। मराठा ब्रिटिश, मराठा ब्रिटिश, ठीक है। खाना है पराठा, ठीक है। फिर पीना है बीड़ी, पराठा बीड़ी पराठा बीड़ी, ये बस्तरी अंदाज, ठीक है। चलो, हो गया। तो आज हम बात करेंगे राजवंशों को लेकर। सभी अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे किस तरीके से राजवंश को दिमाग में सेट करना है। सभी अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि सीधा प्राचीन इतिहास के सभी राजवंशों को दिमाग में एक जगह सेट करना है। स्पष्ट है? जब भी आप भारतीय इतिहास पढ़ो तो भी वैसे पढ़ना है। प्राचीन इतिहास के जितने भी राजवंश थे, मध्यकाल जब पढ़ो तो पूरा मध्यकालीन इतिहास के जितने भी राजवंश वो एक फ्रेम में दिमाग में दिखना चाहिए। आधुनिक इतिहास पढ़ो तो आधुनिक का पूरा फ्रेम दिखना चाहिए, तब फिर धकाधक कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कोरिलेट होता है। स्पष्ट है? चलो, ध्यान देंगे सभी अभ्यर्थी। आज का जो टॉपिक है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजवंश। तो जितने भी मेन डायनेस्टी है उसके बारे में पढ़ना है। ये आपका प्राचीन इतिहास के संदर्भ में है, या प्राचीन राजवंश कहेंगे। 3 टाइप के राजवंश होते हैं: प्राचीन राजवंश, मध्यकालीन राजवंश और आधुनिक राजवंश। अंग्रेज जमाना में भी राजवंश थे जिसको रियासत बोला गया। स्पष्ट है? तो 3 राजवंश आप लोगों को, 3 काल का। प्राचीन इतिहास में प्राचीन राजवंश, मध्यकालीन इतिहास में मध्यकालीन राजवंश और आधुनिक इतिहास में आधुनिक राजवंश। स्पष्ट है? चलिए, ऑनलाइन में जितने भी जुड़े हैं सभी अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे फटाफट। छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजवंश को हमेशा 2 भाग में तोड़ना है। एक है राष्ट्रीय राजवंश। याद करने की कोशिश मत करना, अपने आप याद होगा, बस ध्यान से सुनना है। और ये आपका क्षेत्रीय या राज्य के स्थानीय राजवंश, ये आपको ध्यान रखना है।
अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा राजवंश आएगा और इसके अंतर्गत कौन कौन सा राजवंश। इतना छोटा सवाल पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ में बताओ बाबू रे कौन कौन से राष्ट्रीय राजवंश प्राचीन काल में राज किए। सवाल क्या है मेरा कि प्राचीन काल में या प्राचीन इतिहास के दौरान छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय राजवंश थे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। दूसरा सवाल, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में, छत्तीसगढ़ के उस समय प्राचीन इतिहास के समय में कौन कौन से क्षेत्रीय राजवंश थे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। स्पष्ट है, ये छोटा सा सवाल है, ये आपका बैकग्राउंड तैयार होगा। तो राष्ट्रीय राजवंश को सबसे पहले देखते हैं हम लोग, कौन कौन से राष्ट्रीय राजवंश थे। ये मान लो आपका अखंड भारत, हमको छत्तीसगढ़ को समझना है, ठीक है जी। राष्ट्रीय राजवंश, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हमको समझना है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले भारत के इतिहास में अगर आप गौर करेंगे तो शुरुआत होती है राजवंशों में। मेन भारत का जो गंगा नदी वाला क्षेत्र है, ठीक है, यूपी बिहार, ठीक है, खासकर उसमें यूपी बिहार सब एक ही था। तो यूपी बिहार का एक खास जगह था जहाँ पर गंगा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र था, स्पेशली जो पाटलिपुत्र क्षेत्र आप लोग सुने होंगे, सुने ना पाटलिपुत्र, वो शक्ति का सबसे मेन केंद्र बना। कहा जाता है वैदिक काल समाप्त होने के बाद, उत्तर वैदिक काल समाप्त होने के बाद राजवंशों के माध्यम से, ठीक है, देश का संचालन हुआ। महाजनपद तो बन गया था, जानते हो, महाजनपद में 16 महाजनपद थे। उन्हीं महाजनपदों में से कोई कोई जनपद जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ। उनमें से एक महाजनपद था मगध महाजनपद। सुने हो आप लोग मगध? मगध आप लोग बहुत सारे सुने हो, वज्जी, वैशाली, कुरु, ठीक है, वराट, है ना, अस्मक, कंबोज, बहुत सारे 16 महाजनपद थे। तो इन 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा ताकतवर महाजनपद कौन सा हुआ उस जमाने में? मगध, जिसका राजधानी था पाटलिपुत्र, यानी कि आज का पटना, बिहार का पटना। ये आपको ध्यान रखना है। कारण इसके पीछे ये था, बोला जाता है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में लोहे का निर्माण या लोहे का आविष्कार हुआ। और लोहा एक ऐसा धातु है जिसके माध्यम से कई कार्य किए गए। जैसे आप जानते हो आज लोहा का उपयोग कहाँ कहाँ है, खेती किसानी में, नांगर वांगर जानते हो, रापा कुदारी फावड़ा, ये सब तो है ही है, साथ ही साथ मकान निर्माण में भी है, साथ ही साथ लड़ाई झगड़ा में तलवार वलवार, ये सब दुनिया भर का। तो जिनके पास ज़्यादा लोहा, जिनके पास लोहे का ज़्यादा दिमाग से वो लोग हथियार बनाए, उतने ज़्यादा वो क्या हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण था। बाकी तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैदानी इलाका था, उपजाऊ क्षेत्र था, इस वजह से वो महाशक्ति बन के उधरा, कौन सा? मगध साम्राज्य। और इस मगध साम्राज्य के अंतर्गत आप लोग सुने होंगे, मगध डायनेस्टी के नाम से हम जानते हैं। मगध साम्राज्य में आपका मौर्य वंश, सुने हो आप लोग? मौर्य वंश। हालांकि मगध साम्राज्य में बहुत सारे वंश हुए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फेमस वंश कौन सा हुआ? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित ये वंश था, जिसमें आप लोग पढ़ोगे चंद्रगुप्त मौर्य। बड़ा इतिहास में खतरनाक नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आप लोग सुने हो चंद्रगुप्त प्रथम भी सुने हो, चंद्रगुप्त द्वितीय भी था, है कि नहीं? तो ये 2-3 नाम हैं, तीनों के राजवंश अलग अलग है भाई। तो फिर हाल आपको ध्यान रखने, मौर्य वंश के संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके गुरु आप लोग जानते हो कौन थे? इनके गुरु चाणक्य, याद है ना, इतिहास पन्नों में आप लोग सुने होंगे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, और इनके पुत्र थे, हाँ 100 बेटे थे, है ना। मेन बेटा का नाम बताओ जो जिसने नाम कमाया? सम्राट अशोक, याद है कि नहीं है? ठीक है, सम्राट अशोक। तो मौर्य वंश में सम्राट अशोक का प्रभाव इतना बड़ा था कि भारत का कोई क्षेत्र इनसे बचा नहीं था, मान के चलो, कोई क्षेत्र बचा नहीं था, सारा क्षेत्र इनके कब्जे में आ गया था। लेकिन कहा जाता है उन दिनों ये जो एरिया है आपका उड़ीसा एरिया, पता है उड़ीसा, जिसको उस समय कलिंग बोला जाता था, प्राचीन काल में इसका नाम था कलिंग। बाद में भाषा के आधार पर यहाँ के लोग उड़िया बोलते थे, इसलिए नाम क्या कर दिया गया? उड़ीसा।
जैसे आज छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ही बोलते हैं, इसलिए नाम क्या रख दिया गया, छत्तीसगढ़। पहले क्या बोलते थे, कोसली, तो नाम था दक्षिण कोसल। है समझ में? तो ऐसे उन दिनों इसका नाम था कलिंग। तो यहाँ पर ये आप क्षेत्र और शक्ति का जो मेन केंद्र था, ये आपका मगध महाजनपद, जिसमें मौर्य वंश, आपको ध्यान रखना, पढ़े होगे नंद वंश, घनानंद को मारकर नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना रखी गई। तो मौर्य वंश के महान योद्धाओं में से एक सम्राट अशोक। इस सम्राट अशोक को जो है दक्षिण विजय अभियान के तहत उड़ीसा पे जीत अर्जित करना था, यानी कि यहाँ के राजा को हराकर ये जो बचा क्षेत्र था इसको जीतना था। उसमें कलिंग की राजधानी तोसली थी, तो यहाँ पर यही क्षेत्र बचा था, बाकी पूरा ऑल इंडिया को ये अपने कब्जे में कर रखा था, यही बस बचा हुआ था। और उड़ीसा में आज भी कह लो या उन दिनों भी कह लो, खनिज के दृष्टिकोण से भी नंबर वन, लोहा वोहा भरक उभरक तांबा वामा दुनिया भर खनिज है उड़ीसा में। साथ ही साथ वन संपदा भी है, और साथ ही यहाँ पर बड़े बड़े हाथी। उड़ीसा में क्या, हाथी सुने हो, हाथी देखे हो ना? तो हाथियों का उस समय उपयोग होता था किसमें, लड़ाई वड़ाई में, गज, गज का उपयोग। घुड़सवार लोग घोड़ा में चढ़ के लड़ते थे, हाथी में हाथी के लड़ते थे, लड़ते नहीं लड़ते थे। तो सम्राट अशोक को क्या करना था, इस क्षेत्र को जीत कर यहाँ के जितने भी प्रोस्पेरिटी है कह सकते हो, है ना, उन सभी को अर्जित करना था, ये उनका मकसद था कह सकते हो। तो इस वजह से जो है सम्राट अशोक ने अपनी सेना के साथ दक्षिण अभियान के अंतर्गत वो गए। और इसी बीच में हमारा क्या पड़ रहा है देखो, उनके बीच में कौन सा राज्य पड़ रहा है, छत्तीसगढ़। तो इनका आगमन कहाँ हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। स्पष्ट है? तो जब ये यहाँ से होकर गए तो काफी समय व्यतीत किए। अब यहाँ आएंगे तो खाली तो आएंगे नहीं, पैसा कौड़ी लेके साथ आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग कहीं जाते हो घूमने फिरने तो खाली हाथ जाते हो क्या? जेब में पैसा तब निकलते हो, है नहीं? तो ये तो अपने पूरा धन बल सेना के साथ निकले थे। तो यहाँ पर इनके कई ऐसे हमें साक्ष्य मिले हैं। एक मिनट, ये फोन आ गया रे, ऑनलाइन वाले थोड़ा सा शांत रखेंगे। हेलो, आज ही नहीं, आज ही नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वो ठीक, मेरे बाबू ने 12:30 बजे आया, तो पूजा को बोल देना 12:30 बजे, 12:30 बजे। अच्छा टाइम हो क्या है? हाँ ठीक है, बोल देना उसको, पूजा को याद दिला देना। अच्छा जल्दी चलिए। तो हम बात कर रहे थे कि सम्राट अशोक जो है क्यों छत्तीसगढ़ आए, कैसे आए, क्या था उसके पीछे रीजन, ये आप समझ गए। तो मौर्य वंश में आपको याद रखना, सम्राट अशोक को बस याद रखना है, इनका प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। तो प्रमुख राष्ट्रीय राजवंशों में पहला राष्ट्रीय राजवंश कौन सा है जिसने छत्तीसगढ़ को प्रभावित किया शानदार तरीके से? तो आपको नाम लेना है मौर्य वंश। ठीक है, ये नाम को आपको लेना है मौर्य वंश को। रीजन भी आपको पता है, पूछा जाए कि क्यों मौर्य वंश का वर्चस्व या प्रभाव देखने को मिले छत्तीसगढ़, तो उनको दक्षिण विजय अभियान के तहत कलिंग को जीतना था। और आप लोग सुने होंगे कलिंग का युद्ध, जानते हो, जिसमें गए तो थे जीतने के लिए, सम्राट अशोक जीत भी गए, लेकिन वो युद्ध उनके जीवन का निर्णायक युद्ध साबित हुआ। वो उनकी आखिरी लड़ाई या आखिरी युद्ध भी साबित हुआ। उसके बाद वो लड़ाई से क्या ले लिए, संन्यास ले लिए। सुने नहीं सुने हो? कई ठो पिक्चर बने हैं जुगर, सम्राट अशोका वाला, शाहरुख खान वाला, हम नाना रहे तब के देखे रहे ना, बहुत फेमस पिक्चर इस। चलिए, तो यहां पर ध्यान रखना, प्रमुख राष्ट्रीय राजवंश में सबसे पहला राजवंश आपको लेना है मौर्य वंश, याद रहेगा। ठीक ऐसे ही क्षेत्रीय राजवंश में सबसे पहला राजवंश कौन सा था, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो दोनों के पहला पहला को अपन थोड़ा दिमाग में बैठा लेते हैं अच्छे से। ऑनलाइन में जितने भी देख रहे हैं सभी ये जानने का प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ में पहला राष्ट्रीय राजवंश और पहला क्षेत्रीय राजवंश कौन सा था। चलिए,
पहले तो एक बार 33 जिला को फिर से आज रिवाइज करो फटाफट। सर्वप्रथम आप देख रहे हो कौन सा जिला है ये, एमसीबी, ये हमारा कोरिया। फिर आप देख पा रहे हो ये सूरजपुर, ये हमारा बलरामपुर। फिर आप देख पा रहे हो ये आपका सरगुजा, और ये हमारा जशपुर। आते हैं बिलासपुर संभाग में, तो ये आपका कोरबा, कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा, ये हमारा रायगढ़। इधर आप देखोगे तो ये अपना बिलासपुर, ये हमारा जीपीएम, ये आपका मुंगेली, शक्ति, और इन तीनों जिले को स्पर्श करते हुए सारंगढ़, भिलाईगढ़। अभी सारंगढ़ भिलाईगढ़ की एक मैडम है जिसको राष्ट्रीय शिक्षक का पुरस्कार मिलने वाला है 5 सितंबर को। क्या तो नाम है, सुनीता यादव कुछ है, यही सारंगढ़ भिलाईगढ़ की है। चलो, ये आपका है दुर्ग संभाग का कवर्धा। फिर हमारा ये राजनांदगांव। नीचे में कौन सा जिला बना है नया, एमए में, और ऊपर में कौन सा बना है, केसीजी। ठीक है, ये आपका बेमेतरा, फिर आपका दुर्ग, और ये आपका बालोद। रायपुर संभाग में बताओ फटाफट। बलौदा बाजार, ये हमारा रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, ये आपका कांकेर। फिर आप देखेंगे आपका कोंडागांव, ये हमारा नारायणपुर, दंतेवाड़ा, राइट में है बस्तर, लेफ्ट में बीजापुर, और साउथ में है आपका सुकमा। सबसे बड़ा जिला बीजापुर, सबसे छोटा जिला शक्ति। तो हमको यहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्रथम राजवंश देखना है, तो प्रथम राजवंश सीधे चले आना है आपको, राजधानी रायपुर में ही था। राजधानी रायपुर में एक क्षेत्र है यहाँ पर, ध्यान रखना, आरंग, जिसका प्राचीन काल नाम था भांडेर नगर। ठीक है, यहाँ पर एक पहला स्थानीय राजवंश विकसित हुआ, एक सामंत के रूप में, जिसका नाम था राजर्षि तुल्यवंश। राजर्षि तुल्यवंश, इस नाम को ध्यान रखना है पहला। और सौभाग्यवश आज राजधानी भी देख रहे हो कहाँ है, रायपुर में है ना, संयोग राजर्षि तुल्यवंश, रा से रायपुर और रा से राजर्षि तुल्यवंश, और राजाओं का राज भी चालू हुआ है राजधानी में। ठीक है, तो ये इनके प्रकार आपको राजर्षि तुल्यवंश आपको ध्यान रखना है, पहला राजवंश राजर्षि तुल्यवंश। ठीक है जी, और इसके संस्थापक जिन्होंने इसको स्टैब्लिश किया, उस राज का नाम था शूरा, याद रखना, सूरा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में क्या देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, सूरा। अमेरिका में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला मांस कौन सा है, हाँ सबसे ज्यादा सुअर, पर वहाँ के सुअर एकदम क्वालिटी वाला है ना। मैं पूछ रहा था कुछ महीने पहले एक लड़के से, जो मेरा लड़का नहीं बोला, दोस्त है मेरा, तो वो क्या है, सब खाता है ना, तो पूछा कि वहाँ कौन सा चीज़ ज़्यादा खाता है, तो बोला पिग वाला मुंह। ठीक है, पेपा पिग है ना, क्वालिटी में बनता है बोलते हैं ना। क्या हो गया, अरे मतलब वहाँ पे स्पेशल उनका परवरिश होता है, जैसे हमारे यहाँ गाय पालन होता है ना स्पेशल, वैसे वहाँ पे क्या होता है, सुअर पालन होता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देंगे संस्थापक कौन है, शूरा। चलो, तो चलो यहाँ पर इसका पहला राजवंश देख लिए, मौर्य वंश, और इसमें पहला किसको टिकाना है, राजर्षि तुल्यवंश। राजर्षि तुल्यवंश, यहां तक क्लियर ऑनलाइन वालों को। ठीक, अब ये हो गया पहला पहला नेंग तो हो गया, अब इसके बाद वालों को हमको याद करना है। मौर्य वंश देख लिए, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन सा वंश लिखा हूं जी, राष्ट्रीय राजवंश में मौर्य वंश। तो मगध साम्राज्य में मौर्य वंश के अलावा और भी वंश हुए, ठीक है, पर यहाँ पे ध्यान रखना, अगला वंश आया सातवाहन वंश। ठीक है, भारत में ब्राह्मण वंश का उदय हुआ, बोला जाता है मौर्य के बाद शुंग आए, कण्व आए, ठीक है, सातवाहन आया। ब्राह्मण वंश में शुंग, कण्व और सातवाहन बहुत ही फेमस वंश थे, तो सातवाहन वंश का आपको देखने को मिला। उसके बाद फिर
कुषाण वंश, फिर आपका मेघ वंश, फिर आपका वाकाटक वंश, और छठवा है आपका गुप्त राजवंश। ये 6 ठो को कम से कम जानना है, और भी है 3-4 ठो और, लेकिन ये टॉप 6 वंश है जिनको क्या बोला गया, राष्ट्रीय राजवंश। याद रहेगा, ये सब कौन से राजवंश है, राष्ट्रीय राजवंश। फिर से मेरे साथ बोलेंगे, पहला वंश कौन सा है, मौर्य वंश, और कौन सा देख रहे हो आप लोग, सातवाहन वंश, फिर कुषाण वंश, चौथा दिख रहा है मेघ वंश, है ना, वाकाटक वंश और गुप्त वंश। ठीक, इनका ट्रिक आप लोग चाहो तो लिख सकते हो सरल भाषा में। से ब्लड रिलेशन में आप लोग चाचा चाची जानते हो ना, बुआ फूफा, ऐसे ही होता है, मौसा मौसी, होता ही नहीं होता है। तो सिंपल से याद रखना, ये दे ट्रिक बना लेना, मौसा को घर में आए तो मेवा खिला देना, ठीक है, लेकिन चुपके से, ये ले, मौसा को मेवा खिलाना है गुप्त रूप से, चल जाएगा, इतना ट्रिक बना लेना। तो मौ से मौर्य, सा से सातवाहन, को मतलब यहाँ पर कुषाण, में से मेघ, वा से वाकाटक, और गुप्त मतलब चुपचाप, चल जाएगा, इतना सिंपल सा है। तो टॉप 6 राजवंशों का शासन रहा प्राचीन काल में, ध्यान रखना, प्राचीन काल में 6 राजवंश, इनके बारे में डिटेल पढ़ना है। तो ये आपका राष्ट्रीय राजवंश, स्पष्ट हुआ, याद हुआ कि नहीं हुआ सबको, ऑनलाइन वाले, ब्लैंक कर दे रहा हूं मैं। चलो बताओ, छत्तीसगढ़ के 6 प्रमुख ऐसे राष्ट्रीय राजवंश जिनका वर्चस्व प्राचीन काल में था। पहला वंश मौर्य वंश, दूसरा सातवाहन राज, तीसरा कुषाण वंश, चौथा मेघ वंश, पांचवा वाकाटक वंश, और गुप्त वंश। याद रहेगा, चलिए ये 6 को दिमाग में याद रखना, नाम ट्रिक याद रहेगा। चलिए, और मेवा का मेवा खिलाना भी, वैसे भी शक्कर के रेट बढ़ गए है ना, मेवा मिठाई खिलाने में बहुत थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। शक्कर किलो जानते हो ना, या ये गन्ना सूर के चक्कर में ना रेट बढ़ गया। जानते हो कौन है गन्ना सूर? महिषासुर, गन्ना सूर। जो भी मंत्री होंगे उसको बना दो गन्ना सूर। अच्छा, नितिन गडकरी है गन्ना सूर। गडकरी को गन्ना सूर बना दिए गए रे, ऑनलाइन वाले। हम्म, हम्म, चलिए, एक का कहा थे, सर मौसा को खिलाएंगे गुप्त रूप से क्योंकि फूफा जी क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। सही, इसीलिए तो बोल रहे हैं गुप्त रूप से खिलाना है। सगा सोदर में क्या है, सबको मेंटेन करना जरूरी रहता है, कैसे जी, एक को खिलाओगे दूसरा बुरा मान जाता है, इसीलिए गुप्त रूप से बोला हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्षेत्रीय राजवंश। तो जब बात क्षेत्रीय राजवंश की होगी तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये आपका स्थानीय या क्षेत्रीय राजवंश। ध्यान रखना, इसको भी 2 नजर से देखना रहता है। ये आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ का ये जो इलाका है, इसको बोला जाता है दक्षिण कोस्टल, यहां तक का पूरा, बस्तर को छोड़ दो तो इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण कोस्टल क्षेत्र, स्पष्ट है। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बस्तर क्षेत्र। दो भागों में देखना है। तो यहां पर राजवंश, छत्तीसगढ़ का दक्षिण कोस्टल के राजवंश और बस्तर क्षेत्र के राजवंश, ये सवाल आता है, समझना है बात को। इधर जो राजवंश हुए इसको कौन सा राजवंश बोलेंगे, दक्षिण कोस्टल के राजवंश, और ये बस्तर संभाग में जो राजवंश स्थापित होंगे उसको क्या बोलेंगे, बस्तर क्षेत्र के स्थानीय राजवंश। यहां तक क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए कि दक्षिण कोस्टल क्षेत्र में कौन कौन से राजवंश हुए, ये हमको सेट करना है माइंड में।
तो क्या राजर्षि तुल्य वंश जिसके बारे में मैंने बताया कि पहला राजवंश है, वो किसके अंदर रहता है? इसके इसके अंदर रहता है, इसके अंदर ना। ठीक, तो नंबर 1 में यहाँ पर राजर्षि तुल्य वंश। अगर एकदम डीप में पूछ दिया कि बताओ छत्तीसगढ़ का पहला राजवंश कौन सा है, तो मारोगे राजर्षि तुल्य वंश। पूछ दिया दक्षिण कोसल का पहला राजवंश कौन सा है, तो अब आपके मन में जहन में आएगा कि पहला राजवंश कौन सा होगा जो बस्तर का होगा, ये आपके दिमाग में आएगा। तो आप लोग सुने पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, तो याद रखेंगे यहाँ पर बस्तर में चालू हो जाएगा आपका, इस क्षेत्र में नल वंश। ये आपको याद रखना, नल वंश पहला राजवंश जो बस्तर क्षेत्र में अपना एक लोकल डायनेस्टी स्थापित किया, वो है नल वंश, जिसके संस्थापक थे शिशुक। ठीक है, संस्थापक थे शिशुक, ये आपको ध्यान। नल वंश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नल वंश ये काफी लंबे समय तक चले गए नल वंश। बाद में इधर फिर नल वंश के समाप्ति के बाद, ठीक, ये क्षेत्र आप पढ़ोगे, कांकेर है, ये कोंडागांव आप देख पा रहे हो, ये नारायणपुर है, ये बीजापुर आज का, ये दंतेवाड़ा, सुकमा, ये बस्तर, नल वंश। नल वंश के बाद आप लोग आगे जब पढ़ोगे तो यहाँ पर छिंदक नागवंश आता है, ठीक है, पर उसको मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा क्योंकि वो राजवंश जो है प्राचीन इतिहास से जुड़ा नहीं है, वो आपका मध्यकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ है। छिंदक नागवंश और काकतीय वंश, पर यहाँ पर लिख दिया है ना, ये पहला वंश है, नोट करके लिखना। दूसरा में छिंदक नागवंश, और तीसरा आपका काकतीय राजवंश, और एक और आप लोग लिख लेना, कांकेर का सोमवंश। ये 3 और राजवंश हैं जो बस्तर क्षेत्र में ही अपना आधिपत्य स्थापित किए थे। ठीक है, छिंदक नागवंश, काकतीय राजवंश और कांकेर का सोमवंश, ये पूरा बस्तर रीजन के राजवंश है। याद रहेगा, नल वंश, उसके बाद छिंदक नागवंश, काकतीय वंश और कांकेर के सोमवंश, हो गया 4 राजवंश, ये बस्तर क्षेत्र का है। चलिए बात करते हैं दक्षिण कोसल का राजवंश, जहां पर सबसे ज्यादा राजवंश देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये 3 है, ये नल वंश अकेला पूरा प्राचीन इतिहास को खा देगा। ठीक है, पूरा नल वंश जो है। अच्छा, एक चीज आप लोग बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में ये जो इतिहास हो रहा है, प्राचीन इतिहास की शुरुआत राष्ट्रीय राजवंश, ध्यान रखेंगे महाजनपद काल समाप्त होता है आपका समय से अगर जोड़ोगे तो 550 ईस्वी, 600 से 550 ईसा पूर्व, ये महाजनपद काल है। तो 550 ईसा पूर्व से लेकर भारत में ये मान के चलो किसका स्थापना हो रहा है, राजवंश का। ठीक है जी, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थानीय राजवंश की शुरुआत 500 ईसा पूर्व नहीं, ईसा पूर्व मतलब समझते हो ना, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं राजर्षि तुल्य वंश, तो ये आपका 4वीं शताब्दी है, 4वीं शताब्दी या 4वीं ईस्वी या एडी कह लो। तो आप लोग मुझे बता सकते हो कॉमन सेंस लगा के कि यहां पर ये 550 ईसा पूर्व और ये 4वीं शताब्दी, दोनों के बीच में कितना गैप है? क्योंकि सम्राट अशोक का शासनकाल ईसा पूर्व में था, ईस्वी में नहीं था, इतना पुराना। कतिक के गैप है बताओ, लगभग 900 मान लो, कितना? 900 साल बाद छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, एक क्षेत्रीय राजवंश बन के उभरा। जबकि भारत में राष्ट्रीय राजवंश कब से? 900 साल पहले, मगध वंश। मगध राजवंश में आप लोग सुने होंगे, पहला राजवंश जानते हो मगध राजवंश का, मगध साम्राज्य का कोई हो कला संकाय वाले? हरियक वंश, वेरी गुड,
हर्यक वंश, जिसको पितृहंता वंश बोलते हैं, जिसमें बाप बेटा का हो, नहीं बेटा बाप को निपटा निपटा के उनका वैसी कल्चर चले यार, हर बेटा अपने बाप को मार के अपने बाप की जगह बैठ जाता था, इसलिए उसका नाम रखा गया पितृहंता वंश या हर्यक वंश। उसी वंश में जो है फिर शिशुनाग वंश है ना, और बहुत सारे वंश हुए उसमें, 4-5 थे। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि भारत में अगर देखा जाए तो राजवंश जो है बहुत 900 साल पहले आप देख पा रहे हो, और छत्तीसगढ़ में बहुत बाद में। स्पष्ट है। पर बाद में एक समय ऐसा आया कि दोनों, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में राष्ट्रीय राजवंश चल रहा है और इधर स्टेट गवर्नमेंट के रूप में क्षेत्रीय राजवंश चल रहा है। दोनों के बीच में आपस में कहीं ना कहीं आदान प्रदान या प्रभाव या लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तो चलिए आते हैं यहाँ पर। जिस प्रकार से आप ये टॉप 6 राष्ट्रीय राजवंश पढ़े हो, ऐसे ही हमको पढ़ना है छत्तीसगढ़ के राजवंश को। राजर्षि तुल्य वंश के बाद अगला वंश आएगा, लिख लेंगे सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश, शैल वंश, पर्वत द्वारक वंश, पांडु वंश, जिसको सोमवंश बोलते थे, और छठवा बाण वंश। ये खास खास है। राजर्षि तुल्य वंश, सरबपुरी वंश, सर 1 नंबर किसी जीके पूछिएगा और पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ा, जैसे यूपीएससी की एग्जाम दे रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया है। आजकल छत्तीसगढ़ के सवाल ऐसे पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ वालों से ही मत बने, ठीक है, ताकि यहाँ वालों का क्या हो, नुकसान हो। समझ पा रहे हो? ये साजिश रची जा रही है। अब क्या बोलोगे उसको? मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना आप लोगों को, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ हल्का सा। तो राजर्षि तुल्य वंश, सरबपुरी वंश, शैल वंश, पर्वतद्वारक वंश, पांडु वंश और बाण वंश, ये मेन मेन वंश है, जिसमें से एग्जाम में सबसे ज्यादा पहला करके राजर्षि तुल्य वंश पूछा जाता है, और 5वां जो सबसे मेन है वो आपका पांडु वंश या सोमवंश। ठीक है जी। यहाँ पर दूसरा मैं लिख देता हूँ, कांकेर का, नहीं नहीं छोड़ो उसको, बस इतना ही है। चलो अब इनको हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर कौन सा कैसा था, मैपिंग में देखते हैं इसको। राजर्षि तुल्य वंश, सरबपुरी वंश, शैल वंश और पर्वतद्वारक वंश। चलो सबसे पहले आप लोग देखते हैं राजर्षि तुल्य वंश। राजर्षि तुल्य वंश 3-4 शब्द में इसको खत्म कर देना है। छत्तीसगढ़ का पहला राजवंश कौन करके राजर्षि तुल्य वंश आएगा। इसका और वंश का नाम था शूरा वंश। ठीक है, कोई भी राजवंश हो आपको जानना है उसका राज्य क्षेत्र और राजधानी क्षेत्र। तो ये आपका छत्तीसगढ़ है, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है मध्य छत्तीसगढ़। राजधानी क्या था इन लोग का, आरंग, याद रखना। कौन था संस्थापक, तो आपको याद नहीं, सूरा। इस वंश की जानकारी कहाँ मिलती है, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा, जानकारी के स्रोत। कैसे बता पा रहे हो कि यहाँ पर सबसे पहला राजवंश जो है राजर्षि तुल्य वंश का था। तो यहाँ का एक ताम्रपत्र है, जिसका आरंग का ताम्रपत्र, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि इसी वंश के राजा भीमसेन द्वितीय ने बनवाया था। कॉपर प्लेट में लिखा हुआ था फलाना जानकारी। ठीक है, वो जानकारी हमें मिला, पुरातत्वविदों ने फिर बताया कि यहाँ पर आज से
चौथी शताब्दी में, है ना। शासन काल लिख लें, शासन काल चौथी पांचवी सदी। इन लोगों का शासन काल छत्तीसगढ़ में कब से कब तक था? चौथी पांचवी सदी में था। इतनी बातें आपको याद रखना है। राजधानी, क्षेत्र, संस्थापक, जानकारी के स्रोत, और लिखना उपाधि और राजमुद्रा। तो ये लोग अपने आप को महाराज बोलते थे, महाराज या फिर राजर्षि, ठीक है, ये आपको ध्यान। और इनका राजमुद्रा था सिंह, लॉयन। मुद्रा, राजमुद्रा, जैसे हम लोग का मुद्रा क्या है, वो अशोक, सारनाथ का अशोक स्तंभ नहीं, सत्यमेव जयते वाला, उस टाइप का है। इन लोगों का क्या था? राजमुद्रा, सिंह। मेन मेन पॉइंट को याद रखना जो एग्जाम में पूछेगा। राजधानी आरंग, क्षेत्र मध्य छत्तीसगढ़, संस्थापक था सुरा। इस वंश के बारे में जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आरंग का ताम्रपत्र, ठीक है जी। ये लोग अपने आप को महाराज की उपाधि से या राजर्षि की उपाधि से जानते थे, या राज्य योगी भी बोलते थे अपने आप को, राज्य योगी। नामी है राजर्षि, राजधन ऋषि या राजा धन ऋषि। ऋषि मतलब क्या होता है? योगी। तो राजा भी है, साथ में योगी है, तो राज्य योगी, ऐसा इनका उपाधि था। महाराज, राजा लोग तो बोलते थे अपने आप को महाराज, महाराज ही बोलते थे। राजर्षि। और इनके परिवार में कितने राजा हुए, इनको थोड़ा सा जान लो। 5-6 राजा थे गिनती के। सूरा पहला राजा था, दूसरा राजा था दैत्य, तीसरा राजा था विभीषण, भीम प्रथम, दैत्य द्वितीय, और भीमसेन द्वितीय, सॉरी। ये इसके राजा का वंशावली है। सूरा, दैत्य, विभीषण, भीम, दैत्य, भीम। तो आप जो यहाँ पर देख रहे हो आरंग का जो ताम्रपत्र है ना, ये वाला आरंग का ताम्रपत्र भीमसेन द्वितीय, ये आखिरी राजा के द्वारा बनवाया गया कॉपर प्लेट है, जिससे इनके वंशावली की जानकारी मिलती है, ठीक है। अंतिम राजा, उसमें लिपि का विकास हो चुका था, तो कॉपर प्लेट में लिखा गया इनके बारे में। तो ये एक राजवंश के बारे में इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मेन मेन जानकारी ये है, राजधानी याद करना है, संस्थापक कौन था, इस वंश के बारे में जानकारी देने वाला कौन सा रिसोर्सेस है। तो साहित्य वाहित्य नहीं है, क्या है आपके पास? एक कॉपर प्लेट है। गुफा उफा, मंदिर वंदिर, क्या हो गया? हाँ, हाँ, दैत्य द्वितीय, सूर्य, इसे 3-3 में याद करना, क्या जोड़ी में? सूर्य दैत्य विभीषण, सूर्य या सूर दैत्य विभीषण से बोल पाओगे? सूर्य, सूर्य पहले के लोग बोलते हैं ना, सूर दैत्य विभीषण। उसके बाद भीम दैत्य भीम, बोल पाओगे? चलो एक बार बोल के देखो। सूर्य दैत्य विभीषण, दैत्य मतलब राक्षस भी होते हैं ना, सुने हो? दैत्य दानव ऐसे के देखो पहले के रामायण महाभारत में, ठीक है। सूर्य दैत्य विभीषण, उसके बाद भीम दैत्य भीम, हो गए खत्म। 3 और 3 6। प्रथम द्वितीय, ये द्वितीय प्रथम है ये, और ये दैत्य द्वितीय। प्रथम, पहले क्या होता था कि वो, अब जब आप या जो राजा अच्छा काम किया, जिसका नाम बहुत चला, तो इसी के नाम को क्या करते थे? कॉपी। जैसे आप लोग चंद्रगुप्त बहुत फेमस नाम है, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। उसका मूल नाम अलग है, लेकिन एक राजावली में नाम चंद्रगुप्त द्वितीय। ऐसे ही यहाँ पर दैत्य प्रथम, दैत्य नाम बड़ा अच्छा रहा होगा, अपने पूर्वजों को याद करते हुए उन्हीं नाम को कॉपी। जैसे बोलते हैं ना, जूनियर सचिन या सीनियर, है ना, बाप बेटा, और जूनियर उसका है, बोलते ना, इस टाइप का है। एक ट्रेंड था उस समय, मानो लोग जो है
जिस नाम से जो कोई अच्छा काम करता था उस नाम से अपने ही वंशावली में उसका प्रथम द्वितीय तृतीय चढ़ा देते थे। तो ये आपका वंशज है, इतना याद करेंगे। कल मैं आप लोग को यहाँ पर इन सारे वंशावली के सटीक बताऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बताऊंगा। मक्खन मक्खन को, सातवाहन वंश, मौर्य वंश, कुड़ा, ये इसको 2 क्लास में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है जी। मेन मेन चीज़ों को बता के आप लोग जो है उसको मेन मेन चीज़ों को याद रखना। 6 राजवंशों को 3-3 को पढ़ेंगे, चल जाएगा। तो इससे हमारा जो है जल्दी से चीज़ें मेन मेन आप लोग ग्रास्प कर लोगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? जितने अभ्यर्थी जुड़े हैं सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये सारे अभ्यर्थियों के लिए है वीडियो, सभी इसको जरूर देखेंगे सटीक में। बाकी डिटेल जिनको पढ़ना है भयंकर डिटेल, तो मेरा बैच चलता है मोर छत्तीसगढ़ बैच। नाम ही है मोर, मतलब बहुत ज़्यादा है समझ में। तो उसे बहुत डिटेल पढ़ाते हैं, लेकिन अभी आप लोग को इतना नहीं पढ़ना, खासकर शिक्षक भर्ती वाले हैं। जितना पढ़ा रहा हूँ इतना पर्याप्त है, क्योंकि आप लोग कितना पूछेगा? 5 नंबर, 2 नंबर समझ में। 38 पाइल पूछ दी, कुछ भी आ सकता है 2 नंबर, तो इसीलिए ज़्यादा डिटेल पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।